तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 125 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम को जो कि एरीज ग्रुप के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जिनचॉल पार्क के एरीज ग्रुप में एक ऐसा भी बंदा होता है जिसको देख के मैनेजर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैनेजर किम को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे मैनेजर किम उस बंदे की तोड़ के रख देंगे। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिनचॉल पार्क को, जो कि सारे के सारे एरीज के बंदों को और मैनेजर किम को बोल रहा होता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो चोरी हुई है उसका सबसे ज्यादा शक जाता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, जो कि है गोल्डन गेट। और गोल्डन गेट का चेयरमैन होता है वुचुल नैम। जिनचॉल कहता है टेबल में सारी की सारी जानकारी पड़ी है इस मामले की। जानकारी के मुताबिक जितने भी हथियार चोरी हुए हैं गोल्डन गेट ने उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद रिक्वेस्ट करी थी और उसके बाद से इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्डन गेट की ही तरह से चला था। उन इक्विपमेंट्स को कौन से रास्ते से ले जाया जाएगा, किस तरह से ले जाया जाएगा, वो सब कुछ गोल्डन गेट ने ही चुना था। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि डिवीजन क्लास फायर पावर चोरी हो गए और उसके साथ में टैंक्स भी मौजूद थे। और अब हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सारी की सारी चीजें कहाँ है। इस वक्त अभी हमारे पास कुछ है तो वो है 3 सिग्नल्स, जो कि चोरी के वक्त हमें 3 अलग अलग जगहों से मिले थे। वो सिग्नल आए थे उल्शियन से, नॉर्थ चंगचियोंग से, साथ में आखिरी सिग्नल आया था पैजू से। भले ये सिग्नल काफी ज्यादा हल्के थे लेकिन इनको कैप्चर कर लिया गया था और तीसरे सिग्नल के बाद वो सिग्नल्स आना बंद हो चुके थे। इसलिए जिन 3 जगहों से सिग्नल्स आए थे हम वहाँ पे छानबीन करना शुरू करेंगे। उसके साथ साथ हमें उसके आसपास के भी इलाके की छानबीन करनी पड़ेगी। क्या सबको मेरी बात समझ आ गई? अभी जिनचॉल की बात से सब एग्री कर रहे होते हैं लेकिन मैनेजर किम का चेहरा थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने जो देखा था मैनेजर किम को एक बंदे को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो होता है जिसको मिंजी पसंद करती थी एक बार। लेकिन ये जो लड़का था इसके इरादे ठीक नहीं थे और इस बंदे ने मैनेजर किम को भी मरवाने की कोशिश करी थी, साथ साथ में मिंजी को भी। इसलिए मैनेजर किम का इसको देख के दिमाग खराब हो चुका होता है। इसका नाम होता है टेयांग जियोंग। लेकिन भले ही टेयांग जियोंग पहले मैनेजर किम का दुश्मन था लेकिन अब वो एरीज में ज्वाइन कर चुका है, यानी कि ये बंदा अब जिनचॉल पार्क के अंडर काम करता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जिस वक्त टेयांग का सामना हुआ था मैनेजर किम से। हम देखते हैं मैनेजर किम ने टेयांग को लगभग निपटा ही दिया होता है और टेयांग अधमरी हालत में जमीन में पड़ा हुआ होता है। लेकिन मैनेजर किम जिनचॉल के साथ के बंदे सैंटियागो को कहते हैं, हे मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ये लड़का जो यहाँ पे जमीन में पड़ा हुआ है ये बस मरने ही वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इसे मरने से बचा लो। सैंटियागो कहता है, क्या? लेकिन क्यों? तुम इसको मरने क्यों नहीं देते? मैंने सुना था इस बंदे ने तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी तुम तक पहुंचने के लिए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसकी जान बचाने के लिए कहना चाहिए। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मैं भी इसकी जान नहीं बचाना चाहता, लेकिन मेरी बेटी इसको पसंद करती है इसलिए मैं इसके खून से अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। सैंटियागो कहता है, ठीक है मैं समझ गया। सच में लगता है एक लड़की का बाप होना काफी ज्यादा आसान नहीं होता। लेकिन मैनेजर किम उस जगह से जाने लगते हैं और जाते जाते सैंटियागो को कहते हैं, प्लीज मेरे जाने के बाद जब इसको होश आए तो इसको बोल देना कि ये दोबारा से मुझे अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि अगर मैंने इसे दोबारा से देख लिया तो मैं इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दूंगा। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम इसी बंदे के बगल में खड़े होते हैं, यानी कि टेयांग जियोंग के बगल में। मैनेजर किम अभी जिनचॉल की वजह से शांत हो चुके होते हैं, लेकिन टेयांग जियोंग मैनेजर किम को बोल रहा होता है, तो हम दोबारा से मिल गए। मैनेजर किम कहते हैं, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे लगता है मैंने पिछली बार साफ साफ कह दिया था कि दोबारा तेरा चेहरा मुझे नहीं दिखना चाहिए। आखिर तू दोबारा से क्या साजिश करने की सोच रहा है? टेयांग कहता है, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं हूँ। वैसे मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल थे जो मैं तुमसे अकेले में पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था वो सारे के सारे सवाल मैं भूल गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैनेजर किम कहते हैं, ये मेरे दोस्त की स्क्वाड है इसलिए मेरा यहाँ पे होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तेरा यहाँ पे होना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। टेयांग कहता है, लेकिन मेरा इस जगह से अब एक कनेक्शन है। मैनेजर किम कहते हैं, मेरा इस जगह से तब से कनेक्शन है जब से तुझे इस जगह के बारे में पता भी नहीं होगा। मुझे पहले एरीज ज्वाइन करने का ऑफर भी आया था लेकिन मैंने मना कर दिया था। जिनचॉल इन दोनों की ये बहस सुन रहा होता है और यहाँ पे आते हुए कहता है, ये बचकानी चीजें करना बंद करो, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं चाहता हूँ इस मिशन के लिए तुम दोनों साथ में मिलकर काम करो। वैसे भी इस मिशन के लिए हमें अलग अलग टीम्स बनानी पड़ेंगी। मैनेजर किम कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस पिल्ले के साथ काम नहीं करूंगा। पिल्ला कहता है, हाँ मैं भी इसके साथ काम नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं कर सकता जिसके साथ मेरी पहले कभी फाइट हुई थी। लेकिन जिनचॉल एक हैवानों वाली इस्माइल के साथ सीरियस होके कहता है, लड़के
तू सच में साथ में मिलकर काम नहीं करेगा? मैं देख रहा हूँ 2 सिपाही अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स मानने से मना कर रहे हैं और ये कितनी बड़ी तौहीन है। अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो अपने हाथ खड़े करो, अपने हाथ खड़े करो ताकि मैं तुम्हें इसका मतलब बता सकूं। इसके बाद जिनचॉल इन दोनों के ही कंधे में हाथ रखता है और कहता है, ठीक है, क्योंकि मैं एरिस का कमांडर हूँ, इस नाते मैं तुम दोनों को कहता हूँ। पहले जिनचॉल टेयांग के कान के बगल में जाके बहुत ही सीरियस होके कहता है, तू ये कर रहा है। और इतना सुन के टेयांग के पसीने निकलने लगते हैं क्योंकि जिनचॉल ने ये बात काफी ज्यादा सीरियस होके कही होती है। इसके बाद जिनचॉल मैनेजर किम की तरफ पलटता है और एक स्माइल के साथ कहता है, प्लीज भाई कर ले यार, ये मेरी टीम है, इसलिए जब मैं यहाँ पे ऑर्डर दूंगा तो प्लीज मेरी बात सुन लियो। तो चलो साथियों, अब वक्त है काम पे लगने का। और क्योंकि मैनेजर किम भी जिनचॉल की बात को इनकार नहीं कर सकते इसलिए वो तैयार हो जाते हैं। यानी कि मैनेजर किम और टेयांग अब साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम और टेयांग को। ये दोनों अभी पहुंचते हैं साउथ कोरिया के युलचन इलाके में और ये वही जगह होती है जहाँ से मिलिट्री वालों को सिग्नल मिले थे जब उनका सामान चोरी हुआ था। मैनेजर किम और टेयांग जैसे यहाँ पे आते हैं तो टेयांग कहता है, तो हम इस इंडस्ट्रियल एरिया से शुरुआत करेंगे। लगता है इस तरह की स्ट्रेटेजीज तुमने किसी बुक से पढ़ी होंगी, लेकिन मैं तो सोच रहा था हमें इससे भी ज्यादा कुछ धमाकेदार करना होगा क्योंकि मेरी जो स्पेशलिटी है वो है कॉम्बैट पावर। मुझे फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है हम दोनों इतनी देर से चल रहे हैं, आखिर तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? जिन टैंक्स और वेपन्स को हम ढूंढ रहे हैं वो चीजें यहाँ से पहले ही काफी ज्यादा दूर जा चुकी होंगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो सबसे पहले मिलिट्री बेस जाके चेक करता। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ से सारे के सारे टैंक्स और वेपन्स के ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि यहीं से सारी की सारी गाड़ियां चलना स्टार्ट हुई थी जिनके ऊपर वेपन्स लगे हुए थे। और हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं टेयांग की बातों के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे होते, बट उन्हें सुनाई तो दे रहा होता है कि टेयांग कुछ बड़बड़ कर रहा है। इसलिए मैनेजर किम कहते हैं, आखिर तो क्या बड़बड़ा रहा है? अपना मुंह बंद कर और शांति से सोचने की कोशिश कर। वो लोग डिवीजन क्लास के फायर पावर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब डिवीजन क्लास के फायर पावर्स का यहाँ पे कोई भी नामो निशान तक नहीं है और इस बात का मतलब ये होता है कि वो यहाँ से गए ही नहीं है, वो यहीं आसपास हैं। मुझे लगता है उन सारे वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करना बस एक दिखावा था। मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे वेपन्स इस जगह से बाहर गए ही नहीं होंगे। टेयांग कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है, जो बाकी जगहों से फिर सिग्नल्स आए थे तुम उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? मुझे पूरा यकीन है ट्रक्स यहाँ से उन वेपन्स को कैरी करके ले गए होंगे। लेकिन इतने में ही सारे के सारे एरिस के बंदों को और मैनेजर किम को एक मैसेज मिलता है जिसमें एरिस का एक बंदा बोल रहा होता है, दिस इज अल्फा, मैंने डिलीट हुई सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया है और फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ट्रक्स यहाँ से अपने ऊपर सामान लाद के निकले थे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो दोबारा से रिकवर करी गई है इसलिए इनकी क्वालिटी थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन मैं ये देख सकता हूँ टैंक्स को भी ले जाया जा रहा है उन ट्रक्स के ऊपर। ये मैसेज सुन के जो टेयांग होता है मैनेजर किम को कहता है, देखा मैंने कहा था ना उन वेपन्स को यहाँ से ले जाया गया होगा पक्का। लेकिन इसके बाद एरिस के सारे बंदों को दोबारा से मैसेज मिलता है जो कि होता है ऑक्शन जियोंग निंजा का। ऑक्शन जियोंग इस वक्त पैजू नाम की जगह पे होती है और यही वो जगह होती है जहाँ से आखिरी बार सिग्नल मिला था, यानी कि सैटेलाइट से सिग्नल मिला होगा कि वो सारे के सारे ट्रक्स यहाँ पे आए थे। लेकिन ऑक्शन जियोंग अभी एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी कारें होती हैं टूटी फूटी, और उसी जगह पे ऑक्शन जियोंग को सारे के सारे ट्रक्स भी दिखते हैं जिनके ऊपर सामान लाद के ले जाया जा रहा होता है। और वो सारे के सारे ट्रक्स यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, उन ट्रक्स को किसी कैन की तरह बिल्कुल पिचका रखा होता है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रक्स होते हैं और वो भी टूटी फूटी हालत में, लेकिन उन ट्रक्स के साथ कोई भी वेपन्स नहीं होते और ना ही कोई टैंक्स होते हैं। और इसलिए अब सोचने वाली बात ये होती है कि वो जो ट्रक्स थे वो तो बीच रास्ते में कहीं रुके भी नहीं थे, तो फिर उनके ऊपर जो टैंक्स और वेपन्स थे वो गायब कहाँ हो गए हैं? ये बात सुन के जो टेयांग होता है मैनेजर किम को कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ अब तू सही समझ रहा है। तू जो सोच रहा था वो ट्रक्स अपने साथ सारे के सारे वेपन्स लेके गए हैं, दरअसल वो सारे के सारे ट्रक्स खाली थे, लेकिन बस ये दिखावा करा जा रहा था जैसे उन ट्रक्स के ऊपर कुछ है, लेकिन असल में उनके ऊपर कोई भी वेपन्स और कोई भी टैंक्स नहीं थे। ट्रक के ऊपर कैमोफ्लेज इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर एक नेट भी बिछा रखा था जिससे सबको ऐसा लगे कि उस नेट के नीचे सारे के सारे हथियार और टैंक्स हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि उन ट्रक्स में कोई भी हथियार थे ही नहीं, और वो जो सिग्नल हमें मिले थे वो सारे के सारे सिग्नल जानबूझ के उन ट्रक से दिए गए थे। मतलब यार तुम देख रहे हो जहाँ पे किसी का भी कुछ दिमाग नहीं चला वहाँ पे मैनेजर किम बस देख के ही और सुन के ही समझ गए थे सारी की सारी सिचुएशन। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैनेजर किम का इंटेलिजेंस लेवल कितना ज्यादा हाई है, और इसीलिए इस बंदे को फाइट में हराना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बंदा पहले ही काफी ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से इतना ज्यादा खतरनाक इंटेलिजेंस लेवल। अभी मैनेजर किम की बातें सुन के टेयांग कहता है, क्या उन नेट्स का इस्तेमाल कैमोफ्लेज इफेक्ट बनाने के लिए किया गया था? इसका मतलब जो ट्रक्स यहाँ से निकले थे वो सब कुछ एक
दिखावा था। अब मुझे समझ आ रहा है तुम इस जगह के आसपास की छानबीन क्यों कर रहे हो। अब मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस हिसाब से जितना भी वो सारा का सारा सामान, वेपन्स, टैंक्स थे वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। खास करके टैंक्स तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अभी मैनेजर किम चलते चलते एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एंटर कर जाते हैं और टेयांग को कहते हैं, चल बढ़िया है, तेरे भेजे में कुछ बात तो घुसी, अब चुपचाप से मेरे पीछे पीछे आ, यहाँ से हमारी असली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। अभी मैनेजर किम एक पहाड़ी इलाके में आ चुके होते हैं जहाँ जमीन में उन्हें टैंक्स के निशान दिखाई दे रहे होते हैं। ये निशान देख के मैनेजर किम कहते हैं, ये जरूर टैंक्स के चलने के निशान है। उन्होंने इसको मिटाने की कोशिश करी होगी लेकिन वो सारे के सारे नहीं मिटा पाए। और मैनेजर किम इन निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते पहाड़ों के बीच में इनको अपने सामने दिखता है एक घर। मैनेजर किम अभी इस घर का दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और टेयांग कहता है, बाहर से ये घर देखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा है लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि हमें यहाँ से कोई जानकारी मिल सकती है। मैनेजर किम टेयांग को कहते हैं, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि ऐसी जगहों से हमें सच में कोई जानकारी मिल सकती है। यहाँ हमें जरूर कुछ ना कुछ तो काम का मिलेगा। तो खैर अभी इस घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक कमजोर सा आदमी मैनेजर किम के सामने आता है जो कि काफी ज्यादा कांप रहा होता है। ये बंदा कांपते कांपते मैनेजर किम को कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो? मैनेजर किम कहते हैं, गुड डे सर, क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने यहाँ पे कोई मिलिट्री के व्हीकल्स देखे जैसे कि टैंक्स? हो सकता है लगभग कुछ दिन पहले आपको वो दिखाई दिए होंगे, तो बताइए सर। सामने वाला बंदा कहता है, टैंक्स? आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? और अभी हम देखते हैं इस घर के अंदर का सीन जहाँ मैनेजर किम दरवाजे पे उस आदमी से पूछताछ कर रहे होते हैं। वहीं इस घर के अंदर पहले से ही कुछ लोग छुपे हुए होते हैं और उन सब के हाथ में गन्स होती हैं और ये बंदे पूरी तरह से तैयार होते हैं। जैसे ही कुछ गड़बड़ होगा तो ये लोग मैनेजर किम को शूट कर देंगे। जिस आदमी से मैनेजर किम पूछताछ कर रहे होते हैं वो कहता है, कोरियन वॉर को खत्म हुए तो काफी साल बीत चुके हैं, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? अब तो कोई जंग भी नहीं हो रही है तो टैंक्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? लेकिन यार जैसा कि हम सबको पता है मैनेजर किम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इसलिए मैनेजर किम को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। बट मैनेजर किम फिर भी इस आदमी को कहते हैं, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए हमें, लेकिन क्या जाने से पहले आप मुझे एक कप पानी पिला सकते हैं? आदमी कहता है, क्या पानी? और अंदर जो बंदर बैठे होते हैं गन लेके पूरी तरह से तैयार होते हैं कि जैसे ही कुछ भी होगा ये गोली चला देंगे। और इनकी गन्स में तो साइलेंसर भी लगे हुए होते हैं जिससे कि कोई भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन मैनेजर किम गोली की रफ्तार में अपने सामने वाले बंदे का कॉलर पकड़ के उसको पीछे की तरफ फेंक देते हैं और ये आदमी सीधा जाके गिरता है टेयांग की गोद में। और ये चीज देख के अंदर वाले बंदे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, उसे मार डालो, उसे पता चल चुका है। लेकिन जैसे इनमें से एक बंदा अभी दरवाजे में आके गोली चला रहा होता है, मैनेजर किम दरवाजा बंद करके उसका हाथ पिचका देते हैं और उसकी गन जमीन में गिर जाती है। हाथ पिचकने की वजह से जैसे ये बंदा तड़प रहा होता है इतने में ही मैनेजर किम दरवाजे में एक लात मार के दरवाजे को तोड़ देते हैं और दरवाजे सहित ये बंदा उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। इतने में ही जो बाकी के दो बंदे होते हैं वो भी गोलियां चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन टेयांग इन दोनों के ही माथे में हेड शॉट मारता है और इन दोनों को खत्म कर देता है। जैसे ही टेयांग यहाँ पे लगभग सबको गोलियों से निपटा देता है तो मैनेजर किम कहते हैं, बस बहुत हुआ, क्या तू उन सबको जान से मारने की सोच रहा है? तुझे कम से कम उनमें से एक को तो जिंदा छोड़ना चाहिए था ताकि हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और ये चीज एक बेसिक है जो कि बेसिक का भी बेसिक होता है। इतने में ही मैनेजर किम के बगल से एक हट्टा कट्टा बंदा आता है जो मैनेजर किम को देख के कहता है, क्या बोल रहा है तू? जानकारी निकलवाएगा हमसे? साले आखिर तुझे यहाँ पे भेजा किसने है? और देखते ही देखते यहाँ पे 10-12 बंदे और आ जाते हैं जो कि यहीं कहीं छुपे हुए थे। मैनेजर किम इन सबको देख के कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे तुम इतने सारे होंगे। लेकिन टेयांग बिल्कुल मजे में मैनेजर किम को पीछे से कहता है, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल परफेक्ट चांस है इनमें से एक को जिंदा पकड़ने का। तुम अब तक मुझे ताने दे रहे थे ना, क्यों ना अब तुम मुझे बताओ कि इस काम को कैसे किया जाता है। अब तो तुम्हारे पास एक गन भी पड़ी है जमीन में, तुम्हारे लिए तो ये काम एक बच्चे से टॉफी छीनने के बराबर होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? मेरा मतलब तुम एरिस के कमांडर के दोस्त हो तो जरूर तुम काफी ज्यादा खास होंगे और मैंने सुना था तुम काफी ज्यादा स्किल्ड बंदे हो, क्यों ना आज देख लिया जाए। वो लोग क्या कहते हैं उसको, CQC, तुम्हें वो भी आता है ना? एक तरीके से टेयांग मैनेजर किम को छेड़ रहा होता है। टेयांग की बातें सुन के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मैनेजर किम को हल्के में ले रहा है। लेकिन इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त मैनेजर किम थोड़े से जवान थे और मैनेजर किम का सीनियर मैनेजर किम को बोल रहा होता है, किम मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे लड़कों को वो स्किल्स सिखाओ जो तुम्हें आती है, हमें हमारे बंदों की स्किल्स को बढ़ाना
बढ़ाना होगा ताकि वो हमारे ज्यादा से ज्यादा काम आ सके। मैनेजर किम कहते हैं, सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये स्किल कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को सिखाई जा सके। सीक्यूसी एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें काफी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ता है सामने वाले को जान से मारने के लिए। काफी सारी ऐसी स्क्वाड्स होती हैं जो हेड टू हेड फाइट में काफी ज्यादा बेहतरीन होती हैं, और कुछ ऐसी भी स्क्वाड्स होती हैं जो चाकू और गन्स चलाने में काफी ज्यादा माहिर होती हैं। लेकिन जिस सीक्यूसी की मैं अभी बात कर रहा हूँ वो अकेला एक ऐसा सीक्यूसी है जिसमें गन इस्तेमाल होती है। ये सीक्यूसी एक क्लोज रेंज फाइटिंग टेक्निक है, और ये गन वाला सीक्यूसी सही मायनों में सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है एक्सपीरियंस। और यार ये गन वाला सीक्यूसी एक ऐसी चीज होती है ना जिसको कोड 66 ने ही इन्वेंट करा होता है। यानी कि ये टेक्निक मैनेजर किम की खुद की अपनी होती है, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मतलब तुम सोचो, जो बिना गन का सीक्यूसी होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है, और अगर कोई सीक्यूसी गन के साथ किया जाए तो वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम के हाथ में गन होती है और वो कहते हैं, काफी समय हो गया है जब से मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करी है। एक्चुअली अगर ये टेक्निक सबसे छुपी हुई ही रहती तो यही सही रहता। और अभी मैनेजर किम अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर चुके होते हैं, और उनके सीक्यूसी के अंदर वो सारे बंदे आ रहे होते हैं जो गन्स लेके उनके सामने खड़े होते हैं। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लुकिसम में हमने देखा था जो यूजिन होता है उसने मैनेजर किम को अपना बॉडीगार्ड बनाया था, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि यूजिन ने ऐसा क्यों करा था, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर मैनेजर किम उसके साथ हुए तो उसका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैनेजर किम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है।